आपको इस तरह से तीन वेक्टर्स गिवन है ए बी सी, एक्स वाई प्लेन में सारे वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपसे बोला जाता है कि इफ सम ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी इज 0, देन फाइंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। क्या बताना है हमें, अगर ए बी सी तीनों का सम 0 है तो वेक्टर बी कितना होगा, वेक्टर सी कितना होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखिए कैसे बता सकते हैं, कैसे करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। एक मेथड तो ये है यहाँ पर कि हम क्या करें, देखिए फर्स्ट मेथड कि आप वेक्टर ए बी सी इन तीनों को एक्स एंड वाई के अलोंग इन सबके कंपोनेंट कर दें। तो आपको दिख रहा है कि वेक्टर ए ऑलरेडी जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन था, ये ऑलरेडी वाई एक्सिस के अलोंग है, वेक्टर बी ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है, वेक्टर सी एक ऐसा वेक्टर था जो ना ही ए के अलोंग था ना ही बी के अलोंग, सॉरी ना ही एक्स के अलोंग था ना ही वाई के अलोंग। तो वेक्टर सी के कंपोनेंट कर देते हैं सबसे पहले। वेक्टर सी के कंपोनेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपको मैंने बोला था कि भाई इसकी टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। देन इसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये एक वेक्टर है जो 60 डिग्री एंगल के बगल वाला है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, सी कॉस 60। इधर कंपोनेंट आएगा इस वेक्टर सी का एक इस तरफ, इसको क्या बोलेंगे, सी साइन 60। अब वेक्टर सी के तो आपने कंपोनेंट कर दिए, तो ये तो यहाँ पे नहीं रहा, बताइए इसके तो कंपोनेंट कर दिया आपने। तो ऐसा अरेंजमेंट बन गया। अब आपको कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं, 4 वेक्टर्स टोटल। अब इन सबका सम 0 है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप इन सबको ऐड कर रहे हैं तो आपको सम 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये वेक्टर को अगर कैंसिल कर दे, ये वेक्टर इस वेक्टर को अगर कैंसिल कर दे, तो रिजल्टेंट कितना आ गया इन सबका, 0। समझ पा रहे हैं क्या, ये जो वेक्टर्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये दोनों वेक्टर्स अगर आपस में एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो इन दोनों का सम कितना, 0। सिमिलरली अगर इन दोनों को देखें, अगर ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में हो, अपोजिट डायरेक्शन में तो दिख ही रहे हैं, तो भी इन दोनों का सम कितना, 0। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि बेसिकली अगर इनका रिजल्टेंट 0 आना है तो उसके लिए जरूरी है कि सी साइन 60 इक्वल हो 10 के, डायरेक्शन में अपोजिट थे ये दोनों वेक्टर, मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, सो दैट दोनों का सम 0 बनेगा। तो सी की वैल्यू साइन 60 इक्वल 10, सी की वैल्यू 20/√3 न्यूटन हो जाएगी, है ना। इसी तरह से इन दोनों का सम भी 0 हो जाना चाहिए। अब इनका सम 0 कब होगा, जब इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है। तो इसके लिए आप बोलेंगे कि सी कॉस 60 इक्वल है बी के। सी कॉस 60 का मतलब क्या हुआ, तो 1/2 इक्वल होगा बी के। बी की वैल्यू आपको लिखनी थी c/2, सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी 20/√3 निकाल दी है, तो 20/√3 डिवाइडेड बाय 2, so 10/√3 इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया है, ठीक है, ओके। यही हमको आंसर में देना था। एक सेकंड मेथड और हो सकता है, सेकंड मेथड देखिए क्या है सेकंड मेथड। समझिए, आपको यहाँ पर 3 फोर्सेस दिख रहे थे, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। एक दिख रहा था आपको ये, जिसका मैग्नीट्यूड था अननोन, वेक्टर बी बोला है। एक वेक्टर ये वाली एंगल आपको 60 डिग्री गिवन था, ठीक है, ओके। ये वेक्टर सी है। तो यहाँ पर जब आपको तीन वेक्टर्स किसी पॉइंट पे गिवन हो एंड तीनों का जो सम हो वो 0 मिल रहा हो, तो उस केस में हम एक और थ्योरम अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं लामीज थ्योरम। क्या बोलते हैं, लामीज थ्योरम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लामीज थ्योरम। तो बाय लामीज थ्योरम क्या है, पहले इसको मैं लिख देता हूँ एक बार।
कि अगर यहाँ पर ये एक फोर्स होता है F1, ये एक फोर्स होता है F2, ये एक फोर्स होता है F3, एंड तीनों का सम आपको 0 मिल रहा होता, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 0 मिल रहा है। एंगल्स, ये अल्फा मैंने माना हुआ है, ये मैंने बीटा माना हुआ है, ये मैंने गामा माना हुआ है। तो बाय द लामीज थ्योरम हम लिखते हैं कि F1 अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर्स, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल होगा F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल होगा F3 अपॉन साइन गामा। तो ये एक थ्योरम भी है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में। आप इस थ्योरम को अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस गिवन क्वेश्चन के लिए, तो आपको क्या दिख रहा है, आप किसी एक को F1, F2, F3 मान सकते हैं। लेट ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो आप क्या लिखेंगे कि F1 अपॉन साइन अल्फा, अल्फा मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो आप बताइए। ये टोटल 180 था, उसमें 60 चला गया, तो ये कितना बचा, 120 डिग्री हो जाएगा ना बेटा। ये वाला एंगल बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60 तो 150। ये वाला एंगल कितना, तो ये वाला तो 90 है ही, बोलो। तो आप क्या लिखेंगे, F1 अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल होगा F2, F2 का मतलब वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन साइन 150 इक्वल होगा वेक्टर सी अपॉन साइन 90। ये बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, तो ये 10 अपॉन साइन 120, साइन 120 क्या होता है आपको पता है क्या? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी आगे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो साइन 90 प्लस 30 इसको लिख सकते हैं, ये होता है कॉस 30। कॉस 30 मीन्स √3/2, तो ये 20/√3 इक्वल होगा बी अपॉन साइन 115, साइन 90 प्लस 60 मतलब कॉस 60, तो ये होता है 1/2, ये इक्वल है सी के। इन दोनों को देखिए केवल, यहाँ से आपको बी की वैल्यू कितनी मिल रही है, 10/√3, एंड अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ से सी आपको कितना मिल रहा है, 20/√3। तो आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है क्या। आपको इसके लिए लामीज थ्योरम पता होनी चाहिए, तो ये मैंने आपको लामीज थ्योरम बताई, इसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए वापस से क्वेश्चन क्या है इसको समझिए पहले। तो 3 वेक्टर्स आपको गिवन है, 3 फोर्सेस गिवन है जो ओरिजिन पे एक्ट कर रहे हैं, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। इन तीनों के एंगल्स भी आपको गिवन, तीनों ही एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। आपको नेट फोर्स बताना है जो ओरिजिन पे एक्ट कर रहा होगा, वो कैसे करेंगे। तो इसको करने के भी अगेन कई सारे तरीके। आप क्या करिए, सारे के सारे वेक्टर्स के एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट कर दीजिए, देन एक्स एंड वाई के अलॉन्ग रिजल्टेंट निकाल दीजिए, देन उन रिजल्टेंट का वापस से रिजल्टेंट निकाल दीजिए, इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। एक मेथड तो ये है, ठीक है। दूसरा एक मेथड और है जो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन सा है। लेट ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर को मैं वेक्टर ए मान लेता हूँ। लेट मैंने इस वेक्टर को वेक्टर बी मान लिया है, इस वेक्टर को वेक्टर सी मान लिया, ठीक है। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो इन वेक्टर ए बी सी, इन तीनों को मैं अगर आई कैप जे कैप बेस वेक्टर्स के फॉर्म में अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखिए ध्यान से। भाई जो वेक्टर ए है उसको देखें हम, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट था, 5 न्यूटन, एंड डायरेक्शन इसकी कौन सी थी, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, डायरेक्शन वेक्टर कौन सा होता है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप। तो 5 जे कैप, दिस इज द वेक्टर ए, ठीक है ना। ओके, समझ पा रहे हैं ये मैंने कैसे लिखा है। इसी तरह से सारे वेक्टर्स को मैं आई कैप जे कैप के टर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको समझिए। अगर ये वेक्टर 10 न्यूटन का होता, अभी सिर्फ और सिर्फ इस वेक्टर को ध्यान दीजिए, बाकी सारे वेक्टर्स को भूल जाइए, सिर्फ इसको देखिए। अगर इस वेक्टर के मुझे कंपोनेंट करने होते अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो मैं कैसे करता, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता। ये देखिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद आपको पता है कि एक कंपोनेंट तो इसका इधर आता, कितना, तो 10
cos 30, कॉस वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का इधर आता, ये वाला कितना होता 10 sin 30, हो जाता। क्लियर है? तो अब क्या हो रहा है, यहां पर ये जो वेक्टर जिसको मैंने वेक्टर सी बोला हुआ था, ये वेक्टर सी मैंने बोला था, तो वेक्टर सी आप बोल सकते हैं बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वही तो वेक्टर सी होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट का मतलब हुआ कि वेक्टर सी अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखिए इस वाले कंपोनेंट को देखिए, इसका मैग्नीट्यूड है 10 cos 30 एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसकी डायरेक्शन है ये वाली, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब हुआ माइनस का आई कैप, दिस इज माइनस ऑफ आई कैप। सिमिलरली ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 sin 30, इसका मैग्नीट्यूड है 10 sin 30 एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसकी डायरेक्शन आपको दिख रही है ये वाली, माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है क्या? एंड इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही तो वेक्टर सी है। तो वेक्टर सी को मैंने इसके प्रोडक्ट, इसके कंपोनेंट के टर्म में लिख दिया है, ये मुझे कंपोनेंट दिख रहा है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको 10 cos 30, 10 cos 30 का मतलब हुआ 10 इंटू रूट 3/2, तो 5 रूट 3 माइनस का आई कैप। इसको देखें तो 10 sin 30, 10 इंटू 1/2, तो माइनस का 5 जे कैप। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है वेक्टर सी। सिमिलर मैनर में वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी। वेक्टर बी को लिखना है तो भी हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। वेक्टर बी के कंपोनेंट करने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, आपको वेक्टर बी के कंपोनेंट चाहिए हैं अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, इसके हेड से, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देन आपको पता है कि यहाँ पर ये हो जाएगा इसका कंपोनेंट एक ये वाला, इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, 15 यूनिट का था ये मैग्नीट्यूड, तो 15 cos 30 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एंड इधर वाला जो कंपोनेंट होगा एंगल के बगल वाला है, तो ये कितना हो जाएगा 15 sin 30 हो जाएगा बेटा। अब इस केस में इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली बताइए, वेक्टर बी अगर आपको लिखना होता तो आप कैसे लिखते कि इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा वही तो होगा वेक्टर बी। वेक्टर बी मींस ये वाला वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर्स का सम का मतलब हुआ कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 15 cos 30, 15 cos 30 वैल्यू डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं। एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस, तो मैंने आई कैप इसके साथ और लगा दिया, वेक्टर फॉर्म में मुझे ये मिल गया। प्लस इस वाले कंपोनेंट को देखें तो 15 sin 30, 15 sin 30 मींस 15 इंटू 1/2, तो 15/2 एंड डायरेक्शन कौन सी, माइनस का जे कैप। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 15 रूट 3/2 आई कैप माइनस का 15/2 माइनस जे कैप, है ना। यहाँ पे इस नेगेटिव साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ले आया मैं। अब आपको अगर ए बी सी तीनों के वैल्यूज आपको अगर आई कैप जे कैप के कैप इनके टर्म में मिल चुका है, तो आपको क्या करना है, इनका सम ही तो बताना है। तो ए प्लस बी प्लस सी, यही तो हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट ऐसे ही तो डिफाइन होगा, इन तीनों का सम। वैल्यूज रखिए, वेक्टर ए का मतलब है 5 जे कैप, वेक्टर बी का मतलब है 15 इंटू रूट 3/2 आई कैप माइनस 15/2 जे कैप। वेक्टर सी का मतलब है, वेक्टर सी का मतलब है माइनस का 5 रूट 3 आई कैप माइनस का 5 जे कैप। 5 जे कैप से 5 जे कैप कैंसिल हो गया है, ये रिजल्ट आपको दिख रहा है, दिस इज 15 रूट 3/2 माइनस 5 रूट 3 आई कैप माइनस 15/2 जे कैप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 रूट 3 कॉमन हो जाएगा, देखें यहाँ पर एक 5 रूट 3 कॉमन करेंगे तो 3/2 माइनस 1, तो माइनस का 1/2 बचा है ये। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, आई कैप माइनस का 15/2 जे कैप। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। आपको मैग्नीट्यूड अगर बताना होता लेट इसका, तो मैग्नीट्यूड भी हम लिख सकते थे। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो 5 रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 15/2 का स्क्वायर, को सॉल्व करते।
इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 25 इंटू 3 तो 75/4 प्लस 15 स्क्वायर मीन्स 225/4, ये बनेगा, बताइए। सो रूट 300 तो 10√3/2 आ जाता, तो दिस विल बी 5√3 न्यूटन। तो सारे के सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट आपको कितना मिल रहा है, 5√3 न्यूटन। ठीक है क्या? देखिए सेकंड मेथड इसमें क्या हो सकता था कि आप सारे के सारे वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर दो। वेक्टर एक तो था ही ऑलरेडी एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग, इधर जो वेक्टर था 15 न्यूटन, इसको हमने ब्रेक किया हुआ है। इधर जो कंपोनेंट आया इसका वो आया है 15 cos 30। 15 cos 30 मीन्स 15 इंटू √3/2, तो 15√3/2। इधर जो कंपोनेंट आया है इसका वो आया है 15 इंटू साइन 30, तो 15 इंटू 1/2। 10 न्यूटन वाले फोर्स का जो इधर कंपोनेंट आया है वो आया है 10 cos 30। 10 cos 30 मीन्स 10 इंटू √3/2, तो 5√3। ठीक है, ओके। एंड इसका इधर जो कंपोनेंट आया है वो 10 sin 30 आया है। 10 sin 30 मीन्स तो 10 इंटू 1/2 तो 5। अब ये सारे वेक्टर्स आपको इस फॉर्म में दिखना है। इन सब का देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में से ऐड हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप ऐसा एक डायग्राम दिखा सकते हैं कि इधर जो था ये 15 न्यूटन, में नेक्स्ट स्टेट दिखा रहा हूँ इसको रिड्यूस करने के बाद। इधर 15, इधर 5 न्यूटन, इधर इधर 15√3/2, इधर 5√3, इधर कितना बना 25/2, बन जाएगा। ओके, अब क्या करिए, जो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है वो डायरेक्टली उनके डिफरेंस से लिखा जाता है। तो मैं इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस लिख रहा हूँ। तो 5 न्यूटन एक तरफ 25/2 है, तो रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों का वो किस तरफ आएगा, केवल इन दोनों को देखिए इनका रिजल्टेंट किधर आएगा। तो आपको दिख रहा है कि भाई ये जो वेक्टर था इससे ज्यादा बड़ा है ये वाला वेक्टर, तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, डाउनवर्ड साइड, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, वो ऐसे आ जाएगा। देखिए 15/2 माइनस 5, तो 15/2 माइनस 5 का मतलब हुआ ये सिंपली 25/2 माइनस 5 था, तो ये 15/2 आ गया। इन दोनों वेक्टर्स को देखिए, इधर वाला है ये 15√3/2, इधर है 5√3। इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ये बड़ा था। डिफरेंस से निकालेंगे कितना आएगा, तो 15√3/2 माइनस 5√3, तो 5√3 कॉमन करेंगे तो 3 कितना बचा, 3/2 माइनस 1 तो 1/2, तो 5√3/2। अब ये दोनों वेक्टर्स होते हैं तो इनका रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, तो दो वेक्टर्स बीच का एंगल 90 डिग्री, रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, रिजल्टेंट ऐसे ही तो लिखते हैं, √a² प्लस b²। देखिए यही लिखा है ना जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो मतलब आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व होकर के कितना आया, 5√3 न्यूटन। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये भी एक मेथड है। तो भाई क्वेश्चन सबसे पहले तो पढ़िए कि एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ पर है इनिशियली, यहाँ पर है ओरिजिन पर। सबसे पहले ये 10 मीटर जा रहा है टुवर्ड्स, 10 मीटर जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 10 मीटर गया, ये मैंने मान लिया कैसे। देन ये जा रहा है 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ 5 मीटर गया, ये देखिए ऐसे कुछ मान लिया है। देन इस पॉइंट पे जाने के बाद ये पार्टिकल 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37 डिग्री बनाती हुई लाइन, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37 डिग्री बनाती हुई लाइन तो ये होती है, ये है यहाँ से 37 डिग्री, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल जा रहा है यहाँ से ये, तो इस लाइन के पैरेलल का मतलब हुआ कि बेसिकली इस डायरेक्शन के अलोंग जा रहा है।
ठीक है, कितना गया है 5 मीटर, ये देखिए ऐसे। ओके, तो ये 5 मीटर यहाँ पर आ गया चलकर, तो ये पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंच चुका है 5 मीटर। दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 मीटर। अब बताइए कि फाइनल पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ कि बेसिकली ये पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट पे आ चुका है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने वाला जो वेक्टर होता है, दिस इज कॉल्ड द फाइनल, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। तो हमें यही पोजीशन वेक्टर निकालना है। लेट दिस वेक्टर इज नेम्ड एज वेक्टर आर। तो हमें आर वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे आर वेक्टर, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो इसको निकालना वाकई थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर आपको टर्म दिख गए। ठीक है, बट अगर वेक्टर आता है तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। क्या कर सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट ये है एक वेक्टर, वेक्टर ए, लेट ये है दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी, ये है तीसरा वेक्टर, वेक्टर सी, है ना। ऐसे ही तो है, वेक्टर ए बी सी, तीनों के हमें मैग्नीट्यूड्स पता है। आपको अगर पोजीशन वेक्टर लिखना होता तो आप कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम कर देते तो आपको क्या मिल जाता, रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स दैट मीन वेक्टर आर। डायग्राम से देखिए, लॉ ऑफ पॉलीगन लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो ए बी सी तीनों अगर हमें पता हो इन आई कैप जे कैप के कैप टर्म, तो हम यहाँ से वेक्टर आर को बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए को देखिए, वेक्टर ए लिखेंगे अगर, तो कैसे लिखेंगे वेक्टर ए, आपको दिख रहा है वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड तो 10 था। डायरेक्शन इसकी जो है ये मैंने एज्यूम कर लिए कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, एज्यूम कर सकते हैं ना ऐसे। तो अब वेक्टर ए को देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 10 मीटर है, डायरेक्शन कौन सी इसकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो 10 आई कैप हो जाएगा ये वेक्टर। मैंने डायरेक्शन को अटैच कर दिया साथ। वेक्टर बी को देखिए, तो वेक्टर बी को आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 5 मीटर था एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी थी, वाई एक्सिस के पैरेलल थी, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जे कैप। वेक्टर सी को देखिए, तो वेक्टर सी के साथ अब थोड़ा सा डिफरेंट केस है। वेक्टर सी को मैं अलग से ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द केस, ये है वेक्टर सी, ऐसा कुछ है डायग्राम वेक्टर सी का। ठीक है बेटा, ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी। वेक्टर सी बेसिकली इस लाइन के पैरेलल है जो यहाँ पर 37 डिग्री एंगल बना रही है। तो वेक्टर सी को लिखना है अब आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिए। वेक्टर सी को अगर मुझे कंपोनेंट करने थे, तो कंपोनेंट करना तो मैंने ऐसे केस में सीखा हुआ है। ऐसे केस में कंपोनेंट कैसे करते हैं, तो आप बेसिकली दो वेक्टर्स लेते हैं जो एक्स वाई एक्सिस के, दो एक्सिस लेते हैं जो एक्स वाई एक्सिस के ही पैरेलल हो। तो एक ये एक्सिस एंड एक ये एक्सिस, ये देखिए दो एक्सिस ले लिए। अब क्या करेंगे, वेक्टर सी के हेड से दोनों ही एक्सिस पे कंपोनेंट, दोनों ही एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब इस परपेंडिकुलर को अगर आपने ड्रॉ किया तो आपको ये एंगल 37 डिग्री ही मिलेगा। तो इसके बगल वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, सी कॉस 37, सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, तो ये कितना आएगा 5 कॉस 37। एंड इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 5 साइन 37 आ जाएगा। ओके, तो 5 cos 37, 5 sin 37। अब cos 37, sin 37 की वैल्यूज मैंने आपको एक बार बताई है, वापस से आप इसको याद रख लीजिए। cos 37 का मतलब होता है 4/5 एंड sin 37 का वैल्यू होती है 3/5। तो आप यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिल रही है, 5 इंटू 4/5, तो 4 यूनिट। एंड ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 इंटू 3/5, तो 3 यूनिट। तो अब वेक्टर सी को अगर आपको लिखना होता तो वेक्टर सी को कैसे लिखेंगे, तो अब आपको इसके दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं, दोनों कंपोनेंट के सम से आपको वेक्टर सी मिलेगा। वेक्टर सी को देखेंगे तो ये वाला जो वैल्यू थी ये 3 यूनिट थी एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी थी, एक्स एक्सिस बिलोंग तो 3 आई कैप। ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट एंड डायरेक्शन कौन सी, जे कैप। तो आपको वेक्टर सी भी मिल गया। तीनों वेक्टर्स की वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं, तो 10
आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, सम कर देते हैं तो 10 प्लस 3 14 आई कैप प्लस 5 प्लस 4 9 जे कैप। दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। आपको अगर ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस बतानी होती इस पार्टिकल की, जो फाइनल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मतलब है कि आप पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते। कितना आता? 14 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते तो आपको डिस्टेंस भी मिल जाती। ठीक है, ओके। ये आपसे गिवन है, आपको बोला जा रहा है कि दो वेक्टर्स है ए एंड बी, जिनका सम एक यूनिट वेक्टर के इक्वल है एंड जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के ही अलोंग है। ओके, तो वेक्टर ए अगर इतना है तो वेक्टर बी कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि लेट अगर मैं आर मान लूँ इन दोनों के रिजल्टेंट को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी इक्वल होगा आर के। एंड आर क्या है? तो आर एक वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है एंड एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर आर इज नथिंग बट इक्वल टू आई कैप। तो आर की जगह आप आई कैप लिख सकते हैं, वेक्टर ए की जगह आप आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप लिख सकते हैं। देन यहाँ पर वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? दिस इज जे कैप माइनस के कैप। तो आंसर क्या? जे कैप माइनस के कैप। बताइए, ठीक है? ओके, क्वेश्चन देखिए क्या है। आपसे बोला जा रहा है कि बेसिकली दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो लेट यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने से पहले लेट इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है यही निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है, लेट इसको मैंने वेक्टर आर कंसिडर कर लिया है। तो आर इक्वल है ए प्लस बी। ए की वैल्यू रख देते हैं, बी की वैल्यू रख देते हैं। तो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम करेंगे तो 4i माइनस आई 3i कैप, 3j प्लस 3j 6j कैप एंड माइनस का 2k कैप। दिस इज वेक्टर आर। बताइए, यही तो है वेक्टर आर। अब वेक्टर आर बेसिकली दोनों का रिजल्टेंट है। अब आपको रिजल्टेंट अगर मिल गया तो रिजल्टेंट के पैरेलल अगर आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसका मतलब तो हुआ कि बेसिकली जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगी उसी के डायरेक्शन में ही तो यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। तो बेसिकली आप रिजल्टेंट का ही यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, डायरेक्शन वेक्टर निकाल दीजिए। तो आर कैप अगर आपको निकालना हो तो ये ऐसे ही तो निकालते थे। किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता था वो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हमको मिल जाता था। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। इसको ऐसे लिखेंगे तो आर वेक्टर आर की वैल्यू 3i कैप है, 6j कैप है, माइनस का 2k कैप है। एंड इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड तो होगा इक्वल √3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। बताइए, यही बनेगा। ये ऊपर लिखा है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, नीचे लिखा है रूट अंडर 9 प्लस 36 प्लस 4। तो 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 √49 प्लस 7 1/7 टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। दिस इज द आंसर। बताइए, ठीक है? ओके, देखिए आपको एक वेक्टर गिवन है, बेसिकली वेक्टर ए। आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ इस वेक्टर का एंगल कितना है ये हमको बताना है। तो कैसे करेंगे ये? इसको करने के लिए आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमने डायरेक्शन कोसाइंस का जो कॉन्सेप्ट समझा था उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको मैंने बोला था कि अगर ये कोई वेक्टर है ए एंड इसको अगर आप इसके कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकें तो इन दैट केस हम यहाँ पर cos अल्फा
कॉस बीटा एंड कॉस गामा डिफाइन करते थे। कॉस अल्फा क्या था, ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा क्या था, ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा क्या था, ए जेड अपॉन ए। बेसिकली यहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या थे, तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड द वाई एक्सिस, एंड सिमिलरली गामा क्या था, जेड एक्सिस एंड वेक्टर ए के बीच का एंगल। तो हमें अभी अल्फा एंड बीटा चाहिए थे, तो हम इस वाले पार्ट को यूज कर लेते हैं। तो कॉस अल्फा, अब हमें अल्फा निकालना तो कॉस अल्फा लिखना पड़ेगा। कॉस अल्फा मींस ए एक्स अपॉन ए, एक्स क्या था, तो आई कैप का जो कोएफिशिएंट होता था वो था ए एक्स। तो आई कैप का कोएफिशिएंट इस वेक्टर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो वेक्टर आपको गिवन है इसके अंदर आई कैप का कोएफिशिएंट मतलब ए एक्स कितना है, तो ए एक्स की वैल्यू तो 2 है अपॉन वेक्टर ए। वेक्टर ए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, वेक्टर का साइन तो है नहीं, मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे ना। इसको सॉल्व करें तो 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना बना, तो ये बन गया है 14 रूट अंडर 14। बताइए ठीक है, ओके क्लियर है क्या, ठीक है बेटा। तो देन इसी तरह से यहाँ पर आपको cos अल्फा जैसे मिला है वैसे ही cos बीटा लिखेंगे, तो cos बीटा कितना होगा, तो ए वाई मीन्स 3 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर। तो ये कितना बन रहा है 3 अपॉन रूट अंडर 14। बोलो ठीक है, ओके। तो cos अल्फा cos बीटा की वैल्यूज अगर मिल गई तो अल्फा कितना है, अल्फा cos इनवर्स 2 बाय रूट 14 लिखा जा सकता है, एंड बीटा कितना है, तो cos इनवर्स 3 बाय रूट 14 लिखा जा सकता है। यही हमारे आंसर होगा, हमें अल्फा एंड बीटा ही तो निकालना था, ये हमने निकाल दिया है। क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय अ स्केलर। हम किसी वेक्टर में अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से, स्केलर नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर डिवीजन करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर था, ठीक है, वेक्टर ए, हमने इसमें एक नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो स्केलर क्वांटिटी है, जो स्केलर नंबर, इसको मैंने के बोल दिया, ठीक है, मैंने के से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको मैंने वेक्टर बी बोल दिया, लेट, ठीक है। तो वेक्टर ए था, उसमें मैंने के का मल्टीप्लाई कर दिया, किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे नया वेक्टर मिल गया, वेक्टर बी। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई जो वेक्टर बी है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली के टाइम्स हो चुका होगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का। समझ पा रहे हैं क्या, मतलब प्रोडक्ट करने से आपको क्या मिल रहा है, आपको मैग्नीट्यूड के टाइम्स होता हुआ मिलेगा, बट जो डायरेक्शन है वेक्टर बी की वो वही होगी जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है। समझ पा रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे कि ये एक वेक्टर था वेक्टर ए, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट के इक्वल टू 2, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो अब आपको जो नया वेक्टर मिलेगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या इफेक्ट आया, ये वेक्टर बी मैंने बोल दिया है। आपको क्या इफेक्ट दिख रहा है कि डायरेक्शन इसकी सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है इसका वो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। क्लियर है क्या, ओके। तो एक ये केस था। सेकंड केस यहाँ पर, लेट एक वेक्टर था वेक्टर ए, इसको मैंने किसी स्केलर नंबर से डिवाइड कर दिया, तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा उसको मैंने वेक्टर बी बोला हुआ है। आप क्या बोलेंगे कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 1 बाई के टाइम्स हो चुका है, बट जो डायरेक्शन है वेक्टर बी की वो अभी भी वही है जो वेक्टर ए की डायरेक्शन थी। मतलब अगर इसका एग्जांपल लें, लेट के की वैल्यू मैंने 3 कंसिडर कर ली है,
यहाँ पे ये एक वेक्टर था, ये देखिए, लेट ये एक वेक्टर था, वेक्टर ए, आपने 3 से डिवाइड कर दिया, तो आपको जो अब आपको जो क्वांटिटी मिली, तो देखिए कैसी दिख रही है आपको, ये है वेक्टर बी, इसको मैं वेक्टर बी बोल रहा हूँ। क्या दिख रहा है आपको? इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1/3 टाइम्स हो चुका है, रफली यहाँ पर मैंने 1/3 टाइम्स यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कर दिया है, ठीक है। तो इसके जो मैग्नीट्यूड है वो 1/3 टाइम्स हो चुका है, बट डायरेक्शन अभी भी इसकी वही है जो ओरिजिनल वेक्टर ए की थी। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट केस क्या है? तो हम बात करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की। किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना इज अ डिफरेंट थिंग। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट ऑपरेशन जो हम वेक्टर्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। कैसे डिफाइंड है ये देखिए स्केलर प्रोडक्ट, पहले तो इसको समझिए कि अगर दो वेक्टर हैं ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर्स थे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हम इनके बीच में अगर स्केलर प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट ऑपरेशन। क्लियर है क्या? ये सिंपल मैथमेटिक्स नहीं चलती है, वेक्टर्स के अंदर जो ऑपरेशन होते हैं उनका एक डिफरेंट वहां पर कुछ एल्गोरिदम होती है, उनको हम यहाँ पर एक डिफरेंट मैथ के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं वेक्टर एलजेब्रा। क्या बोलते हैं? वेक्टर एलजेब्रा। तो वेक्टर एलजेब्रा के अंदर हम वो सारे ऑपरेशंस पढ़ते हैं जो हम वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो वेक्टर एलजेब्रा के अंदर ये एक डिफरेंट ऑपरेशन है, स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के बीच में जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, यहाँ पर डॉट लगा कर रखा होगा, ए डॉट बी स्पेसिफाई कि हम कर रहा है कि हमने ए एंड बी के बीच में स्केलर प्रोडक्ट किया है। एंड ये इस तरह से कुछ डिफाइंड है, ए बी cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। मतलब अगर ये एक वेक्टर होता ए, ये एक वेक्टर होता बी, इनके बीच का एंगल होता थीटा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता? एज ए बी कॉस थीटा। इस तरह के ऑपरेशन को हमने स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला है इसको समझिए। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये वेक्टर ए है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, एंड ये क्या है? ये भी वेक्टर बी है, मतलब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में हमने क्या किया? एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, एंड हमको जो प्रोडक्ट मिला है यहाँ पर वो एक स्केलर क्वांटिटी है। देख पा रहे हैं? सारी चीजें स्केलर, डायरेक्शन तो कहीं दिख ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर की हेल्प से हम स्केलर क्वांटिटी एक प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला हुआ है। इस ऑपरेशन को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? ओके। तो अभी यहाँ पर ये जो मुझे रिजल्ट दिख रहा है, ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, इसको हम चाहें यहाँ पर तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल होगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए बी इज द, ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ से थीटा अगर लिखना होता तो थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। मतलब अगर दो वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट पता होता एंड उनका मैग्नीट्यूड्स पता होते तो हम इनके बीच का एंगल भी डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए। ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। अभी यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे आते हैं कि ए डॉट बी इक्वल है ए बी कॉस थीटा। इस रिलेशन को थोड़ा और एनालाइज करते हैं। देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, दो वेक्टर हैं ए एंड बी, इनके मैग्नीट्यूड्स आपको ए बी गिवन है, इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा अगर इस तरह से, ये है वेक्टर ए एंड इसी डायरेक्शन में है वेक्टर बी, तो इन दैट केस इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको आप लिखिए कितना आ रहा है, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 0, एंड कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। आपको दिख रहा है कि बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम देखें तो इस कॉस की टेबल में मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो जब आप ये वैल्यू मैक्सिमम कर देंगे तब आपको ए डॉट बी भी मैक्सिमम मिलेगा।
तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, लेट थीटा को और बढ़ाया, थीटा को और बढ़ाया मतलब 0 से ज्यादा हो गया थीटा, बट स्टिल अभी ये 90 से कम है। आप ए डॉट बी लिखेंगे, कोई भी जनरल वैल्यू हो सकती है। लेट अगर ये ए है एंड ये बी है वेक्टर, थीटा की वैल्यू कोई जनरल वैल्यू है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई इस केस में ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के इक्वल है। ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, पॉजिटिव होगा, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा 0 से लेकर के 90 तक की वैल्यू के लिए कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो मैक्सिमम मिनिमम ये सब तो नहीं बता सकते, बट ये जरूर बता सकते हैं कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा करके 90 डिग्री कर दूं तो क्या होगा? अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, मतलब ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये देखिए, एंड ये वेक्टर है वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इन दैट केस जब आप ए डॉट बी फाइंड आउट करेंगे तो ये ए बी कॉस 90 बनेगा। कॉस 90 मीन्स कॉस 90 की वैल्यू कितनी है? 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो वैल्यू 0 हो गई। क्लियर है क्या? तो दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ये एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट केस, थीटा की वैल्यू में और इंक्रीज करता हूँ। लेट अब और इंक्रीज करेंगे तो थीटा 90 डिग्री से 180 के बीच में किसी वैल्यू पर आ गया है। डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम कुछ ऐसा, लेट यहाँ पर ये है वेक्टर ए मान लेते हैं, एंड लेट ये है वेक्टर बी। कोई जनरल वैल्यू मैंने दिखा दी है जिसके लिए आपको दिख रहा है कि ये जो थीटा है वो 90 से 180 के बीच में कुछ था। अब इस केस में अगर आप ए डॉट बी निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो आप बोलेंगे कि ए बी कॉस थीटा होता है, एंड थीटा की वैल्यू जब 90 से 180 के बीच में होती है तो कॉस की टेबल अगर आप देखेंगे तो कॉस थीटा आपको नेगेटिव मिलेगा। तो मतलब कॉस थीटा अभी क्या हो गया है? नेगेटिव। एंड ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, ये दोनों तो पॉजिटिव है ए एंड बी, बट कॉस थीटा नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि ए डॉट बी नेगेटिव हो गया है। कैसा हो गया? नेगेटिव। इसी तरह से अगर थीटा की वैल्यू को और इंक्रीज करें तो थीटा अब कितना हो सकता है? मैक्सिमम 180 डिग्री। दो वेक्टर्स के बीच का मैक्सिमम एंगल जो हो सकता है ऐसे केसेस में 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपने यहाँ पर अगर दिखा दिया, देखिए एक वेक्टर ये है ए, लेट दूसरा वेक्टर जो है वो ये है वेक्टर बी, बीच का एंगल 180 डिग्री। इन दैट केस अगर आप ए डॉट बी करेंगे तो आपको ये ए इंटू बी इंटू कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस का ए बी मिल जाएगा। तो अब आपको दिख रहा है कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मिनिमम है। कब? जब दोनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब। तो सारे क्लियर है? कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डॉट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पढ़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहा हूँ मैं, साथ में एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। देखिए पहला पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज कम्युलेटिव इन नेचर। कम्युलेटिव होता है, कम्युलेटिव होने का मतलब है कि अगर ए डॉट बी को आप देखें तो इसको हम बी डॉट ए के इक्वल भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी का मतलब है ए बी कॉस थीटा एंड बी डॉट ए का मतलब भी बी ए कॉस थीटा है। कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब आप इसको इस ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है। इसका मतलब अगर ये एक वेक्टर था वेक्टर ए, ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी एंड सी दोनों का सम है, देन इफ बी प्लस सी के साथ हमने वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किया है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे
तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। तो आप क्या बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर लेट कोई यूनिट वेक्टर है, लेट कोई भी यूनिट वेक्टर है, एक वेक्टर मैंने ले लिया है ए कैप, उस यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? तो वेक्टर ए कैप डॉट वेक्टर ए कैप, मतलब ए कैप डॉट ए कैप करेंगे तो ये क्या आएगा? तो आप इसको ऐसे ही तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बी कॉस थीटा। भाई अभी ए एंड बी दोनों सेम कर दिए आपने एंड दोनों ही यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो दोनों के सेम वेक्टर थे तो बीच का एंगल 0 लेंगे। तो बताइए ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है एंड ये भी 1 है, तो ये कितना आया है 1। मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर है अगर तो उसका खुद का साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपको 1 मिलेगा। तो अब इस प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई आई कैप डॉट आई कैप इक्वल होगा 1 के, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल होगा 1 के कैप डॉट के कैप इक्वल होगा 1 के। हो जाएगा ना? ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पर अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप लिखूं तो क्या होगा? तो अब यहाँ पर सिनेरियो चेंज होगा। आपने आई कैप जे कैप दो यूनिट वेक्टर लिए हैं, इनके बीच में आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अभी दिख रहा है कि दोनों ही वेक्टर्स जो हैं आई कैप एंड जे कैप दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंड दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री अगर है तो इन दैट केस उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो तो 0 आता है। तो आपको यहाँ पर आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। इसी तरह से अगर जे कैप डॉट के कैप होगा तो भी 0, के कैप डॉट आई कैप होगा तो भी 0, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये सारे वेक्टर। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेट अगर एक वेक्टर है वेक्टर ए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। मैं अगर ए वेक्टर एंड वेक्टर बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं तो कितना आएगा? तो मैं ए एंड बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूं। मैंने वैल्यूज रख दी ए एंड बी की, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप कर दिया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको ओपन करते हैं। आपको पता है कि आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हर टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। देखिए, तो a1 b1 पहले इस वाले टर्म का इसके हर एक टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा a1 आई कैप b1 आई कैप, तो a1 b1 आई कैप डॉट आई कैप। स्केलर वाला पार्ट अलग कर दिया, कॉन्स्टेंट्स वाला पार्ट अलग कर दिया, देन वेक्टर्स वाला पार्ट अलग कर दिया। देन इसी तरह से a1 b2 आई कैप डॉट जे कैप, ये मैंने क्या किया है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई कैप डॉट जे कैप बनेगा, है ना? इसी तरह से a1 b3 आई कैप डॉट के कैप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म को देखो, a2 जे कैप डॉट आई कैप a2 b1 प्लस a2, मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं तो a2 इंटू b2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस a2 इंटू b3 जे कैप डॉट के कैप, ये बन गया है। अब इसका हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो a3 b1 के कैप डॉट आई कैप प्लस a3 b2 के कैप डॉट जे कैप प्लस a3 b3 के कैप डॉट के कैप, लिख दिया से। अब यहाँ पर देखिए आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, ये सब 0 होते हैं, ये अभी हमने ऊपर लिखा हुआ, तो वो यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0 0 0, ये भी 0
ये भी 0, ये सारे टर्म 0 हो गए। एंड जो बचे हुए टर्म है उसमें देखिए यहाँ पर ये 1 आई कैप, ये 1 एंड ये 1, क्या दिख रहा है आपको? ये तीनों टर्म के अंदर जो ब्रैकेट थे ये 1 हो गए, तो मतलब रिजल्ट जो आया है वो क्या आया? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स थे जो अपने बेस वेक्टर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड थे, तो आपको सिर्फ x कंपोनेंट का ही मल्टीप्लाई x कोएफिशिएंट के साथ करना है। मतलब x जो आई कैप का कोएफिशिएंट था उसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ ही करना था केवल, बाकी दोनों के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो 0 हो जाएगा। A2 का सिर्फ इसके साथ करना, जे कैप वाले का जे कैप के साथ एंड के कैप वाले का के कैप वाले के साथ, ठीक है क्या? बाकी सबका प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली 0 आने वाला है। ठीक है बेटा? भाई आपसे बोला जा रहा है कि दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड इनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो बताइए एन की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होगी, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये। क्या करेंगे? तो आपको ये पॉइंट पता है कि दो वेक्टर्स ए डॉट बी हैं, इनका अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका स्केलर प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, वो प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। देन अगर दो वेक्टर्स हैं जो अपने अपने आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में गिवन थे, तो आप उनका प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं? तो आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई कैप और आई कैप वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2, तो ये 8 बनेगा। 3 एंड 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एंड एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n बन जाएगा। एंड -2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? -2, ये इक्वल होगा 0 के। ये 3n, देखिए 3n इक्वल है 6 के, 3n की वैल्यू माइनस का 6 आ गई है, तो n की वैल्यू माइनस का 2। ये आंसर हो गया। बताइए ठीक है? बोलो बेटा। भाई आपको यहाँ पर ये गिवन है कि ए एंड बी दो नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ध्यान से देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि नॉन कोलिनियर, इसका मतलब दोनों सेम लाइन के लॉन्ग नहीं है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 तो नहीं हो सकता। एंड यूनिट वेक्टर भी है, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब हुआ कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा दोनों का ही। इन दोनों का जो सम होगा उसका मॉड, तो सम मॉड ऑफ द सम ऑफ दीज टू वेक्टर इज इक्वल टू √3। एंड अगर ऐसा है तो इस केस में आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको बेसिकली वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एंड 2a वेक्टर प्लस बी, इनका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करके दिखा देना है। तो आप सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करिए, तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। मैंने फर्स्ट टर्म ऑफ इसका इसके मल्टीप्लाई करा है इन दोनों के साथ, देन इसका इसके साथ करिए दोनों के साथ 1 बाई 1, तो माइनस का 2a वैक्टर डॉट बी वैक्टर एंड माइनस का b वैक्टर डॉट बी वैक्टर, ऐसा बनेगा। अब देखिए दोनों यूनिट वेक्टर हैं अगर, तो a डॉट a, अगर दो यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों ही, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट वेक्टर्स का, किसी भी यूनिट वेक्टर का खुद के ही साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 होगा, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। a डॉट a 1 हो गया। यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है, ये बन गया है 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b एंड a डॉट b, तो माइनस का a डॉट b बन गया एंड माइनस का b डॉट b, ये 1 बन गया। तो अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये देखिए 2 माइनस 1 1, तो ये था, एंड a डॉट b का मतलब है ए बी कॉस थीटा, ये चाहिए हमको। ये 1, a का मतलब 1, मैग्नीट्यूड ऑफ a 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 एंड कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो आंसर मिल गया। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये हिंट गिवन, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, देन इसका रूट इक्वल है √3 के। तो 3 इक्वल है a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, देन ये 1 इक्वल है 2 cos थीटा के। ओके, cos थीटा की वैल्यू कितनी है?
1/2। आप cos थीटा की ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर प्लेस कर दीजिए, तो 1 माइनस 1/2, आंसर इज 1/2। ठीक है, ओके।